अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ डायलिसिस के बारे में। जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो डॉक्टर आपको डायलिसिस का मशवरा देते हैं। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से आपके ब्लड में से वेस्ट मटेरियल और ज़्यादा बढ़े हुए पानी को निकाला जाता है। जब गुर्दे पूरी तरह फेल हो जाते हैं और अपना काम अंजाम नहीं कर पाते तो इस आर्टिफिशियल तरीके की ज़रूरत पड़ जाती है। गुर्दों की बीमारियों की दो मेन वजूहात होती हैं। पहली क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो कि गुर्दों की दायमी बीमारी कहलाती है, और इस बीमारी में अगर गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो हमें डायलिसिस पे आना पड़ता है, या फिर पेशेंट को ये बोला जाता है कि ये मशवरा दिया जाता है कि वो रीनल ट्रांसप्लांट करा लें, यानी नया गुर्दा लगवा लें। उस कंडीशन में सीकेडी की कंडीशन में अगर कोई आपको ये कहता है कि किडनी पेशेंट का डायलिसिस के बग़ैर किसी दवाई से गुर्दा ठीक हो जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक दूसरी किस्म की गुर्दे की बीमारी होती है जिसमें हम डायलिसिस के बगैर गुर्दों को बचा सकते हैं, और डायलिसिस में जाने से और गुर्दों की दायमी बीमारी जिसे हम सीकेडी कह रहे थे, इससे बचाया जा सकता है। इस बीमारी को कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, यानी वक्ती तौर पर गुर्दों का ख़राब हो जाना। एक्यूट किडनी इंजरी को अगर हम किसी प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास किसी पेशेंट को ले जाएँ, चाहे क्रिएटिनिन जो गुर्दों की बीमारी की वजह से बढ़ी हुई आती है वो जितनी भी इंक्रीज़्ड हो, अगर वो टाइमली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो पेशेंट बगैर किसी डायलिसिस के गुर्दे वापस ला सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। अब मैं बात करूँगी उन कंडीशंस की जिनके वक्ती तौर पर गुर्दे ख़राब होते हैं, वो किन किन शिकायतों के साथ आते हैं। सबसे कॉमन वजह होती है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। वो मोस्टली होती क्यों है? पेशेंट को उल्टियाँ आई, या मैदा ख़राब होने की वजह से, या इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हो गया और उसकी वजह से पानी में पानी की कमी हो गई जिस्म में, या ज़्यादा देर तक धूप में काम करता रहा, उससे स्वेटिंग हुई और डिहाइड्रेशन हो गई, उसमें पानी की कमी की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अगर वो पेशेंट टाइमली किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुँचे और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर ले तो वो कोई उसको फ्लूइड्स दे दें या कोई ड्रिप लगवा देंगे, या एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो वो लगवा लें, तो उस पे गुर्दे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बगैर डायलिसिस के। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है ब्लड का लॉस हो जाना या खून का ज़ाया हो जाना। किसी मेजर एक्सीडेंट में एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी हो जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर प्रेग्नेंट ख़वातीन की डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें अगर पेशेंट को टाइमली अपना टाइमली चेकअप करा लें और उनको बैक वक्त ट्रीटमेंट मिल जाए उसी वक्त फ्लूइड्स के थ्रू, या फिर ड्रिप्स और एंटीबायोटिक की अगर ज़रूरत है तो उसके थ्रू, तो फिर पेशेंट अपना रिकवर कर सकते हैं किडनीज़ को। तीसरी वजह जिसके साथ पेशेंट आते हैं शिकायत लेके वो होती हैं इन्फेक्शंस। अब ये इन्फेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे चेस्ट और गले का इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, मैदे और जल्द का इन्फेक्शन हो सकता है, दिमाग का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाए, जिसे सेप्सिस कहा जाता है, वो भी गुर्दों को डैमेज कर सकती है। कैसे करती है डैमेज? वो गुर्दों के ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देती है, उसको ख़राब कर देती है, उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो टाइमली अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इससे डायलिसिस से बचा जा सकता है। चौथी वजह एक्यूट किडनी इंजरी की ऑब्स्ट्रक्शन है। गुर्दों की दो नालियाँ जिन्हें यूरेटर कहते हैं वो मसाने में जाती हैं जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। उस जगह पे अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए, यानी स्टोन्स, पत्थरियों का बन जाना जो कि बहुत कॉमन है, इसी तरह प्रोस्टेट जो कि बूढ़े मर्दों में होता है, इसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है पेशेंट्स में। इसी तरह फीमेल्स में कोई पेल्विक मैलिग्नेंसी हो जाए, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है, या पेट में कोई सूजिश हो जाए, उससे भी ब्लॉकेज हो सकती है। जब ये ब्लॉकेज हो तो फौरी तौर पर पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और प्रॉपर्ली इन चीज़ों को एड्रेस कर दिया जाए, ताकि अगर ऑपरेशन की नीड है तो वो करा लिया जाए और डायलिसिस से बचा जा सके। इसके अलावा एक और वजह जिसकी वजह से गुर्दों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है या सूजिश हो सकती है, वो उसमें आती हैं अद्वियात, यानी ड्रग्स। कुछ पेन रिलीवर्स ऐसे होते हैं एनसिड्स जैसे कि जो वो गुर्दों के ब्लड सप्लाई पे असर करती हैं। इनके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स वो गुर्दों को डायरेक्टली मुतासिर करती हैं। इनमें शामिल हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह। कुछ अद्वियात यूरिन के फ़्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कर देती हैं, यानी ब्लॉकेज कर सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स। इनकी हाई डोज कैल्शियम स्टोन्स बना सकती हैं। कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन शामिल होते हैं। बहुत ज़्यादा रनिंग करने से या एक्सरसाइज करने से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, उनमें क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से रैप्डोमायलिसिस यानी मसल्स पट्टों का ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है, जिसकी वजह से उनके गुर्दों के ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं। तो इन कैटेगरीज़ को भी डायलिसिस से बचाया जा सकता है अगर वक्ती तौर पर एक्शन ले लिया जाए। जो कंडीशन ऊपर मैंने बताई हैं, ज़रूरी नहीं कि डायलिसिस की ज़रूरत ना पेश आए। इतना फ़र्क ज़रूर आता है कि मुस्तकिल डायलिसिस से बचा जा सकता है। हमारे ज़हनों में ये बात होती है कि एक दफ़ा अगर डायलिसिस हो जाता है तो ज़िंदगी भर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है। अगर एक्यूट किडनी इंजरी है तो 2 से 3 डायलिसिस के बाद पेशेंट मोस्टली रिकवर हो जाते हैं। मुस्तकिल डायलिसिस की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ सीकेडी में की सूरत में पड़ती है, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। पेशेंट का क्रिएटिनिन कई दफ़ा 8, 10 या 20 से भी ज़्यादा अगर हो तो वो भी वापस लाया जा सकता है बिना किसी डायलिसिस के। अब हम बात करेंगे उन अलामात की जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके गुर्दे ख़तरे में हैं। अलामात कुछ दिनों और महीनों के बाद ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर कंडीशन माइल्ड या मॉडरेट है तो अलामात ज़ाहिर नहीं होती। सीवियर इंजरी की सूरत में जो अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूरिन की मिकदार और फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, या फिर एक्सट्रीम अर्ज टू यूरिनेट यानी शदीद यूरिनेट करने का एहसास होना लेकिन ना कर पाना। सेकंड अलामत जो ज़ाहिर हो सकती है वो होती है यूरिनेशन के दौरान दर्द का एहसास होना, जैसे ब्लैडर पे किसी प्रेशर का बढ़ना। ये इंडिकेट करता है यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, लेकिन अगर इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो गुर्दों तक इन्फेक्शन नहीं फैल सकेगा। तीसरी अलामत जो ज़ाहिर हो सकती है वो होती है यूरिन में खून का आना। ये तमाम अलामत में से ऐसी अलामत है जो मिस नहीं हो पाती और विजिबल होती है। इस अलामत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात खून का आना मसाने के कैंसर को भी शो कर सकता है। चौथी अलामत जो नज़र आ सकती है वो है स्वेलिंग और एडिमा। आपकी बॉडी के तमाम वेस्ट और पानी गुर्दों के ज़रिए जिस्म से बाहर यूरिन की सूरत में निकाल दिए जाते हैं। जब गुर्दे ये काम करना छोड़ देते हैं तो वेस्ट और फ्लूइड बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में मरीज़ को अपने पैरों, एड़ियों में स्वेलिंग महसूस होती है, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है और हाथों में टाइटनेस सी महसूस होने लगती है। पांचवी अलामत जो ज़ाहिर हो सकती है वो है एक्सट्रीम फटीग। जब गुर्दे ठीक काम कर रहे होते हैं तो एक हार्मोन जिसे इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं वो बना रहे होते हैं गुर्दे, जो आरबीसीज को ऑक्सीजन कैरी करने में मदद देता है। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो इस हार्मोन के लेवल्स भी गिर जाते हैं और नतीजे में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जो थकावट का सबब बनती है। छठी अलामत को डिस्कस करते हैं, जो कि इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। ये होता क्यों है? अब आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते तो थकावट के साथ साथ दिमाग पे भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो ब्रेन का फंक्शन भी कम होता चला जाता है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, जो गुर्दों की वजह से हो रही होती है, तो आपको गर्म एरियाज़ पे भी ठंड महसूस होती है। रैशेस और इचिंग ये भी एक अलामत हो सकती है गुर्दे फेल होने की वजह से, क्योंकि गुर्दे बॉडी से वेस्ट नहीं निकाल पा रहे तो बॉडी में वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी स्टार्ट हो जाती हैं और रैशेस हो सकते हैं। गुर्दे की बीमारी में यूरिया की मिकदार खून में बढ़ जाती है और ये टूट के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है आपके सलाइवा में। नतीजतन आपके सांस के साथ अमोनिया की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। जब गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो पानी, जैसा कि एडिमा की कंडीशन में हमने देखा था, वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फेफड़ों में भी भरना शुरू हो जाता है और नतीजतन आपको सांस लेने में दुश्वारी ऐसी महसूस होती है। तमाम वो अलामात हैं जो बैक वक्त आपको अलर्ट करने में हेल्पफुल रह सकती हैं, जो कंफर्म होंगी डायग्नोसिस के थ्रू। इनमें आपका सीरम क्रिएटिनिन चेक किया जाएगा और जीएफआर टेस्ट होता है, इसकी मदद से भी कंफर्म हो जाएगी डायग्नोसिस। और यूरिनेशन का कम होना यानी उसके कम मिकदार में आएगा यूरिन। इन अलामात को अगर आप बैक वक्त ट्रीट कर लेंगे तो फिर डायलिसिस से बच सकते हैं, और अगर इनको लाइट लिया या फिर इनको सीरियस नहीं लिया इन सिम्टम्स को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके गुर्दों की दायमी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं और मजबूरन आपको डायलिसिस पे शिफ्ट होना पड़ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।